बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने अम्ल, क्षारक और लवण के अध्याय पर अम्लों की परिभाषा और उनके उपस्थिति प्रकृति में कहाँ कहाँ है इस पर प्रकाश डाला था। आज हम अम्लों के विशेष गुणों पर चर्चा आपसे करेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि अम्ल जो हैं वह प्रबल संक्षारक होते हैं, अर्थात उनके प्रभाव में कपड़ा, लकड़ी, कागज आदि सब झुलस जाते हैं, यानी गलकर नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, आपने जाना अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और इनकी जो प्रकृति है वो संक्षारक होती है, यहाँ तक कि धातुओं पर भी ये क्रिया करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। अम्ल जल में विलेय होते हैं। जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो अम्ल की जो प्रकृति है वह इस बात पर निर्भर करती है कि जल में उसका विलयन कितनी शीघ्रता से आयनित होता है। इस आधार पर विलयन की प्रबलता निर्धारित होती है। यानी जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और विलयन का ताप बढ़ जाता है। ऊष्मा की मात्रा अम्ल की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रबल अम्ल जो होते हैं वो घोलने पर ऊष्मा बहुत अधिक उत्पन्न करते हैं और जो दुर्बल अम्ल होते हैं वह कम ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। और प्रबल अम्ल अगर हैं तो उनको दुर्बल बनाने के लिए उनमें अधिक मात्रा में जल मिला देते हैं, जिससे वह अम्ल तनु हो जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं। और अम्लों का अगला गुण है कि नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और जो मेथिल ऑरेंज है ये सूचक है अम्लीय विलयन में लाल और क्षारीय विलयन में पीला होता है। दूसरा, फेनोल्फ्थालीन जो है सूचक, वह अम्लीय विलयन में तो अगर उसकी रंगहीन रहता है और क्षारकीय विलयन में ये गुलाबी हो जाता है। तो ये भी मेथिल ऑरेंज और फेनोल्फ्थालीन के द्वारा अम्ल की पहचान होती है। अम्ल धातुओं पर क्रिया करके, धातुएं अम्ल से जब क्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यह विशेषता है अम्ल के साथ, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे यहां पर एक अभिक्रिया आपको दर्शाई गई है कि एक परत नली में दानेदार जिंक लिया गया है और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला गया है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु नाइट्रिक अम्ल कुछ भी हम ले सकते थे। और चित्र के द्वारा आप देख रहे हैं कि निकास नली के द्वारा जल के विस्थापन द्वारा एक गैस निकल रही है और इस गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती ला रहे हैं तो जो बुलबुले निकल रहे हैं वो पॉपअप की आवाज के साथ, पटपट की आवाज के साथ जल रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर समीकरण आप देखें कि जब जस्ता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यह अम्लों की विशेषता है कि जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यहां पर धातु जिंक ली गई है और अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया है। हाइड्रोजन गैस आप देख रहे हैं कि पॉपअप की आवाज के साथ, विस्फोटक के साथ, फटफट की आवाज के साथ जल रही है। इससे सिद्ध होता है कि हाइड्रोजन गैस एक विस्फोटक गैस है, विस्फोटक गैस है। तो ये अभिक्रिया आपके सम्मुख है कि धातु प्लस अम्ल
इज इक्वल टू लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। नीचे जिंक और परख नली में कुछ दानेदार टुकड़े लेकर अम्ल की जगह अब हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षारक लिया है। तो क्षारक के साथ जो क्रिया है या उसके गुण है वो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी अम्ल पर चर्चा कर रहे हैं तो ध्यान दें। तो अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इसके अलावा अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके उसे उदासीन कर देते हैं तथा लवण और पानी बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो यह अम्ल की अभिक्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे HCl प्लस NaOH। अब NaOH क्षार है, HCl अम्ल है। दोनों जब एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, NaCl बनेगा और वाटर बनेगा H2O। तो इस प्रकार अम्ल और क्षार एक दूसरे को अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहलाती है। अगला लक्षण है अम्ल धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यह अभिक्रिया और एक क्रियाकलाप आपके सम्मुख है। एक परत नली में हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है और सोडियम कार्बोनेट को लेकर उसमें हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और क्या नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है और सोडियम कार्बोनेट, तो बनेगा सोडियम क्लोराइड जल प्लस CO2। सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसकी पहचान के लिए हमने परत नली में चूने का पानी लिया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन चूने का पानी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूरिया कर देती है। इससे सिद्ध होता है कि धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेटों के साथ अम्ल की जब अभिक्रिया होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। नीचे समीकरण आपके सम्मुख है। सोडियम कार्बोनेट प्लस ट्वाइस HCl ट्वाइस NaCl प्लस H2O प्लस CO2। दूसरी अभिक्रिया में हमने बाइकार्बोनेट लिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट या इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। HCl अम्ल के साथ क्रिया करके यहाँ लवण बन रहा है, पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, इसकी पहचान के लिए हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं। चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि यह जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस प्रकार आपने जाना कि अम्ल जो है वह कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। और अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अभी मैंने उदाहरण दिया था। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। अगला लक्षण है अम्लों का धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। अब इनके साथ अम्ल की क्रिया जैसे HCl प्लस MgO, तो यहां पर लवण बनेगा और जल बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। तो क्षारक यानी ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड और अम्ल की परस्पर क्रिया से लवण बनता है और जल बनता है। तो धातु ऑक्साइड और अम्ल की अभिक्रिया से लवण और जल प्राप्त होता है। जैसे Na2O प्लस HCl
तो यहाँ पर ट्वाइस NaCl प्लस H2O का निर्माण होगा। तो इस प्रकार बच्चों आपने अम्लों के विशेष गुणों की जानकारी प्राप्त की। आइए अब क्षारकों के गुणों के बारे में जानते हैं। ठीक अम्ल के विपरीत क्षारक जो है ये संक्षारक होते हैं और लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि को ये भी नष्ट कर देते हैं, लेकिन इनकी संक्षारक जो प्रकृति है वो प्रबल अम्लों की तुलना में कुछ कम होती है। इसके अलावा इनका स्वाद तीखा या कड़वा होता है। ये अगर प्रबल हैं तो हानिकारक होते हैं। चखकर इनका भी स्वाद नहीं हम बता सकते हैं। और ये जल में विलेय होते हैं। क्षारक जो जल में विलेय होते हैं वही क्षार कहे जाते हैं। जो क्षारक जल में विलेय होते हैं वो क्षार कहे जाते हैं। तो क्षारक प्रायः जल में विलेय होते हैं और क्षार का जो विलयन है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। यानी अम्ल के ठीक विपरीत, जहां अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं वहीं क्षारक का विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। और छूने पर ये साबुन की तरह चिकने होते हैं। क्षार तेलों और वसाओं के साथ क्रिया करके, जो क्षार हैं वो वनस्पति तेलों या अन्य वसाओं के साथ क्रिया करके साबुन बनाते हैं, ग्लिसरीन बनाते हैं और साबुन बनाते हैं। क्षार अम्लों के साथ अब क्रिया करके, जैसा अम्ल क्षार के साथ वैसे क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया ही कहलाती है। तो बच्चों ये क्षार के प्रमुख गुण हैं और इसके साथ हम अम्ल और क्षारों के जो महत्वपूर्ण गुण हैं उनकी हमने चर्चा की। यहाँ पर एक अभिक्रिया का मैंने नाम लिया उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण की परिभाषा अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण की अभिक्रिया में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जितनी भी इस प्रकार की उदासीनीकरण की अभिक्रियाएं हैं इनमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो जलीय विलयन में अम्ल के जो आयन होते हैं हाइड्रोजन आयन और क्षार के जो आयन हैं हाइड्रोक्सिल आयन, ये परस्पर क्रिया करके जल बना देते हैं और शेष भाग जो है वह लवण बन जाता है। यही अभिक्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच उदासीनीकरण जब होता है तब सोडियम क्लोराइड और जल बनेगा और 13.7 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। जो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार होते हैं उनकी अभिक्रिया से ऊर्जा कम बनती है। जैसे एसिटिक अम्ल, अब एसिटिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार, अब ये दोनों दुर्बल, अम्ल भी दुर्बल है क्षार भी दुर्बल है, तो इनकी अभिक्रिया से ऊष्मा कम मात्रा में उत्पन्न होगी। प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल होंगे तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया में ऊष्मा अधिक उत्पन्न होगी और दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल होंगे तो उनकी उदासीनीकरण की अभिक्रिया में ऊष्मा कम उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार हमने उदासीनीकरण की अभिक्रिया की चर्चा आपके समूह की। इसके पश्चात हम आज का ये लेसन समाप्त करते हैं और अगले वादन में पुनः हम नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे।